हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नियम संख्या 121 से लेकर नियम संख्या 126 तक। ठीक है गाइज, ये जो हमारा अध्याय संख्या 11 है जिसका नाम है अवकाश और विभिन्न प्रकार। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर रूल्स काफ़ी हैं। नियम संख्या 86 से लेके 126 तक, यानी कि 84 से लेके 126 तक इसमें नियम संख्या कवर है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नियम है और इन्हीं ज़्यादा नियमों की संख्या की वजह से इस वीडियो को मैंने कई सारे पार्टों के अंदर बांटा है। ठीक है गाइज, तो आप एक तो धैर्य रखें। आप कमेंट जो करते हो ना कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ। कई साथी हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आरएसआर जे फंडार के साथ में इंडियन इकोनॉमी और भी जो आपका जो सेकंड पेपर है मैं आपको कंप्लीट पूरा करा के दूंगा, आप बिल्कुल भी घबराएं ना। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नियम संख्या 121 से लेकर 126 तक। इसके बाद में आपका जो ये अध्याय संख्या है ये पूरा हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है इसका अध्याय संख्या 11 का, जिसका नाम है अवकाश और विभिन्न प्रकार। ठीक है गाइज, ये हमारा ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ये कंप्लीट हो जाएगा आज। इसके बाद में जो भी छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं वो फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं ना। ठीक है गाइज, मैं आपके साथ हूँ और आपके कमेंट बॉक्स जरूर देखता रहता हूँ। ठीक है गाइज, तो नियम संख्या 121 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा कि पदोन्नति एवं पेंशन के लिए अध्ययन अवकाश अवधि की गणना। ठीक है गाइज, यानी कि अगर कोई कर्मचारी या फिर अधिकारी यदि अध्ययन अवकाश लेता है तो वो जो अध्ययन अवकाश की जो अवधि होती है ना, वो पदोन्नति एवं पेंशन के लिए उसकी गणना कैसे की जाएगी, किस रूप में की जाएगी। ठीक है गाइज, पदोन्नति अथवा पेंशन के लिए अध्ययन अवकाश की अवधि को सेवा अवधि के रूप में माना जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पदोन्नति हो चाहे पेंशन का मामला हो, इनके लिए जो अध्ययन अवकाश की अवधि होती है ना, अध्ययन अवकाश की अवधि, इसको सेवा अवधि के रूप में माना जाएगा। ठीक है गाइज, ये नहीं है कि इसके अंदर जैसे कोई अध्ययन अवकाश ले लिया तो उसका सेवा के अंदर ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं है। वो सेवा अवधि मानी जाएगी, उसकी जो सेवा है वो कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, यानी कि पदोन्नति और पेंशन के लिए अध्ययन अवकाश की जो अवधि होती है उसकी गणना की जाएगी सेवा अवधि के रूप में। ठीक है गाइज, तथा इसका कर्मचारी की लीव अकाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइज, यानी कि जो कर्मचारी का जो लीव अकाउंट होता है, जो अवकाश लेखा होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि अध्ययन अवकाश जो होता है ना, इसकी अलग से एंट्री की जाती है। जो लीव अकाउंट के अंदर कई प्रकार के जो अवकाश होते हैं उनमें से इसकी कटौती नहीं की जाती। ठीक है गाइज, अध्ययन अवकाश अर्धवेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। जो अध्ययन अवकाश होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, यह अध्ययन अवकाश अर्धवेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है। यानी कि जो अर्धवेतन अवकाश होता है HPL हाफ पे लीव, तो HPL की दशा में जिस प्रकार अवकाश वेतन मिलता है उसी प्रकार अध्ययन अवकाश अवधि की जो अध्ययन अवकाश की जो अवधि होती है ना, अध्ययन अवकाश की जो अवधि होती है उसके अंदर भी वेतन HPL की तरह ही दिया जाता है। ठीक है गाइज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अध्ययन अवकाश अर्धवेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा RSR के नियमों के अंतर्गत स्वीकृत HPL की अधिकतम अवधि की गणना में भी शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि RSR के अंदर मैंने आपको बता रखा है नियम संख्या RSR का जो नियम संख्या 93 सब क्लोज 2 सब क्लोज सेकंड है ना, उसमें बता रखा है कि किसी भी कर्मचारी को एक समय में लगातार 180 HPL दी जा सकती है। ठीक है गाइज, तो HPL की जो अधिकतम अवधि होती है ना, उसके अलावा आपको अध्ययन अवकाश मिल सकता है। इसमें यह नहीं है कि मान लो किसी कर्मचारी को 180 दिन का HPL दिया जाता है लगातार मैक्सिमम। ठीक है, और मान लो किसी कर्मचारी ने 90 दिन की स्टडी लीव ले ली। ठीक है गाइज, स्टडी लीव यानी कि अध्ययन अवकाश ले लिया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई साहब आपको तो HPL तो 180 मिलते हैं और आपने स्टडी लीव तो 90 ले लिए, तो अब आपके पास HPL 90 बची। ऐसा नहीं होगा, HPL तो वही रहेगी सेम टू सेम। 180 के अलावा मिल जाता है अध्ययन अवकाश। ठीक है गाइज, 180 जो HPL होती है ना, अर्धवेतन अवकाश होते हैं ना 180, उसके अलावा आपको अध्ययन अवकाश मिल सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, यानी कि अध्ययन अवकाश अर्धवेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा RSR के नियमों के अंतर्गत स्वीकृत HPL की अधिकतम अवधि की गणना में भी शामिल नहीं किया जाता। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका अध्ययन अवकाश का, तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। तो हमने बात कर ली नियम संख्या 121 की, अब हम नियम संख्या 121 की बात करेंगे। ठीक है गाइज, इसमें बता रखा है कि राजकीय सेवा के लिए बंध पत्र। देखिए, जब आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो आपके सिलेक्शन के बाद में आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा, यानी कि बंध पत्र भरवाया जाएगा। बॉन्ड के अंदर ये लिखा जाएगा कि भाई साहब आप कम से कम 2 साल या फिर 3 साल की जो भी अवधि होती है, ठीक है, तो सरकार बोल देगी कि आप कम से कम 2-3 साल हमारी नौकरी करोगे जूनियर अकाउंटेंट की, उससे पहले आप दूसरे विभाग में नहीं जाओगे। और आपको जो ट्रेनिंग हमने दी है
वो ट्रेनिंग का खर्चा भी अगर आप बीच में नौकरी छोड़ते हो तो ट्रेनिंग का खर्चा भी हम आपसे लेंगे और आपका जो आपने वेतन लिया वो भी हम आपसे वापस ले लेंगे। तो इसमें कई सरकार द्वारा कई प्रकार की बाध्यता यानी कि शर्तें जोड़ी जाती है बॉन्ड के अंदर, बंध पत्र के अंदर। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नियम संख्या 121 क में दे रखा है कि राजकीय सेवा के लिए बंध पत्र। ठीक है गाइज। अध्ययन अवकाश का उपभोग करने वाले कर्मचारी को प्रशिक्षण या अध्ययन पर जाने से पहले निम्नांकित अवधि के लिए प्रशिक्षण उपरांत सरकार की सेवा करने का बंध पत्र निष्पादित करना होगा। ठीक है गाइज। यानी कि जब आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो जिस प्रकार आपसे बॉन्ड लिया जाता है उसी प्रकार आप क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी हो, जैसे कोई जूनियर अकाउंटेंट ही हो, यदि वो अध्ययन अवकाश का उपभोग करना चाहता है, ठीक है, और वो प्रशिक्षण या फिर अध्ययन पर जाता है ना, तो उससे पहले उसको प्रशिक्षण उपरांत सरकार की सेवा करने का बंध पत्र निष्पादित करना होगा। उसको ये लिख कर देना पड़ेगा कि सरकार जी, आप मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और ठीक है, और ये मेरी ट्रेनिंग 3 महीने की थी मान लो, ठीक है, तो अब मैं आपके जो 3 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद कम से कम 1 साल की सर्विस तो आपको दूंगा ही दूंगा, यानी कि आपकी सरकार के अंदर इतनी सेवा करूंगा। तो इसमें शर्तें भरवाई जाती है कि कोई भी कर्मचारी अगर इतने महीने की ट्रेनिंग लेता है तो उसको कम से कम इतने साल की नौकरी करनी पड़ेगी। तो इसमें सरकार शर्तें जोड़ देती है। ठीक है गाइज। यानी कि अध्ययन अवकाश का उपभोग करने वाले जो भी कर्मचारी है, यदि वो अध्ययन अवकाश लेता है, ठीक है, तो उस कर्मचारी को प्रशिक्षण, ठीक है, या फिर अध्ययन पर जाने से पहले, ठीक है, प्रशिक्षण पर जाने से पहले या फिर अध्ययन पर जाने से पहले निम्नांकित अवधि के लिए प्रशिक्षण उपरांत, यानी कि प्रशिक्षण के उपरांत, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सरकार की सेवा करने का बंध पत्र निष्पादित करना होगा। ठीक है गाइज। तो ये अवधि दे रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका जरूर ध्यान रखें। इसमें दे रखा कि अध्ययन अवकाश की अवधि यदि 3 महीने की है तो बंध पत्र, यानी कि अगर किसी ने अध्ययन अवकाश 3 महीने का ले लिया ना, तो उसको 1 वर्ष तक सरकार की सेवा करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं की तो उसे भाई साहब अध्ययन अवकाश की अवधि का वेतन ले लिया जाएगा और ट्रेनिंग का जो भी खर्चा है वो भी उसे वसूल लिया जाएगा। ठीक है गाइज। यदि अध्ययन अवकाश की अवधि 6 माह है तो बंध पत्र की अवधि 2 वर्ष होगी, यानी कि उसको 2 वर्ष की नौकरी तो करनी पड़ेगी अगर 6 माह की अध्ययन अवकाश उसने ले लिया तो। ठीक है गाइज। 1 वर्ष का अगर अध्ययन अवकाश लिया तो 3 वर्ष का बंध पत्र की अवधि होगी। 2 वर्ष या फिर उससे अधिक की अगर अध्ययन अवकाश की अवधि अध्ययन अवकाश ले लिया तो भाई साहब उस कर्मचारी को 5 वर्ष तक सरकार की सेवा करनी ही पड़ेगी। अगर वो इस अवधि से पहले अगर वो नौकरी छोड़ देता है, ठीक है, मतलब अध्ययन अवकाश लेने के बाद, तो उससे अध्ययन अवकाश वेतन ले लिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा ट्रेनिंग का खर्चा भी उसे वसूल लिया जाएगा। ठीक है गाइज। बंध पत्र का प्रारूप RSR के परिशिष्ट 18 में दिया गया है। ये आप जरूर ध्यान रखें, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंध पत्र का प्रारूप जो बॉन्ड का फॉर्मेट है वो राजस्थान सेवा नियम है ना, उसके एक परिशिष्ट है 18, परिशिष्ट 18 में दिया गया। आप इसका जरूर ध्यान रखें। तो गाइज ये हमने नियम संख्या 121 की बात कर ली कि राजकीय सेवा के लिए बंध पत्र किस प्रकार भरना पड़ता है। तो अध्ययन अवकाश का जो भी कर्मचारी उपभोग करेगा, जो भी कर्मचारी इस प्रकार से अगर अध्ययन अवकाश लेता है तो अध्ययन अवकाश का उपभोग करने के बाद में उसको इतने साल की नौकरी तो उसको करनी पड़ेगी राजस्थान सरकार की सेवा के अंदर, अन्यथा उसे पैसे ले लिए जाएंगे, उसे ट्रेनिंग का खर्चा ले लिया जाएगा और अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान जो भी उसको वेतन मिला वो भी उसे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है गाइज, ये इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। राजस्थान सरकार के निर्णय, इस संबंध में राजस्थान के कई प्रकार के निर्णय भी है, उसके बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने क्या क्या डिसीजन ले रखे हैं इस बारे में। यदि कोई अधिकारी अध्ययन अवकाश के बाद सेवा पर लौटे बिना ही, कोई मान लो कोई भी अधिकारी है, ठीक है, उसने अध्ययन अवकाश ले लिया मान लो, ठीक है, और अध्ययन अवकाश के बाद में वो क्या है कि सेवा पर लौटा ही नहीं, ठीक है, सेवा पर लौटा ही नहीं, अब तो क्या होगा, अगर वो सेवा पर लौटे बिना ही क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, यानी कि उस सेवा पर लौटा नहीं, उससे पहले उसने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया अपनी नौकरी से, लेकिन उसने अध्ययन अवकाश पहले लिया था, अध्ययन अवकाश का उपभोग करने के बाद सेवा पर लौटे बिना ही, यानी कि नौकरी पर तो आया ही नहीं, उससे पहले उसने त्याग पत्र दे दिया, या फिर वो अधिकारी सेवा पर लौटने के बाद, सेवा पर तो लौट आया वो, ठीक है, लेकिन बॉन्ड की निर्धारित अवधि में ही त्याग पत्र दे दे। मैंने अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि 3 महीने की यदि अध्ययन अवकाश की अवधि है तो उसको 1 साल की सेवा करनी ही पड़ेगी, बंध पत्र की अवधि 1 साल रहेगी, ठीक है। तो जो बॉन्ड की निर्धारित अवधि थी, ठीक है, मान लो इस अधिकारी का मैं एग्जाम्पल लूँ, इसने 3 माह का अध्ययन अवकाश लिया, ठीक है, 3 माह का अध्ययन अवकाश लिया तो उसे बंध पत्र की अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष का मतलब होता है 12 माह। मान लो
कि कोई अधिकारी है उसने अध्ययन अवकाश के बाद यानी कि 3 महीने का अध्ययन अवकाश उसने ले लिया और उसके बाद सेवा पर लौटे बिना ही क्या किया, उन्हें त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। या फिर सेवा पर तो लौट आया लेकिन बॉन्ड की जो निर्धारित अवधि है, निर्धारित अवधि कितनी है, 1 वर्ष, ठीक है। तो मान लो वो 8 माह तक की उसने नौकरी की, 3 महीने का अध्ययन अवकाश ले लिया, उसके बाद में उसको 1 वर्ष की नौकरी करनी थी, लेकिन भाई साहब ने 1 वर्ष की नौकरी नहीं की और 8 महीने बाद ही उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि बॉन्ड की निर्धारित अवधि में ही त्यागपत्र दे दे। उसने 8 माह पत्र त्यागपत्र दे दिया या फिर सेवानिवृत्त कर दिया जाए, सरकार ने उसको रिटायरमेंट कर दिया, ठीक है गाइज। तो इस दशा में क्या होगा, तो इस दशा में उसके अध्ययन अवकाश की अवधि में, अध्ययन अवकाश की अवधि हमने यहाँ पर 3 माह ली एग्जाम्पल के लिए, तो इस दशा में उसके अध्ययन अवकाश की अवधि में उसे दिए गए अवकाश वेतन, उससे क्या क्या लिया जाएगा, सबसे पहले उससे अध्ययन अवकाश वेतन ले लिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अध्ययन भत्ता भी उससे ले लिया जाएगा, शुल्क जो भी फीस है उससे ले ली जाएगी, यात्रा भत्ता जो भी ट्रैवलिंग अलाउंसेज है वो भी उससे ले लिए जाएंगे और अन्य प्रकार के जो भी उससे भत्ते दिए गए हैं वो भी उससे वसूल लिए जाएंगे। कब लिए जाएंगे, यदि कोई अधिकारी अध्ययन अवकाश के बाद सेवा पर लौटे बिना ही या तो रिजाइन कर दे, त्यागपत्र दे दे, या फिर सेवा पर लौटने के बाद बॉन्ड की निर्धारित अवधि में ही त्यागपत्र दे दे या सेवानिवृत्त कर दिया जाए, तो भाई साहब इस दशा में उस कर्मचारी से अध्ययन अवकाश की अवधि में उसे दिए गए अवकाश वेतन प्लस में अध्ययन भत्ता प्लस में शुल्क प्लस में यात्रा भत्ता, साथ ही साथ अन्य भत्ते जो भी उसे दिए गए हैं, तो अन्य भत्ते पर की गई जो व्यय राशि है उसकी डबल ले ली जाएगी, ठीक है। इन सब का योग होगा ना, उसका डबल उसे वसूल कर लिया जाएगा, ठीक है गाइज। तथा उस पर दंड के रूप में ब्याज भी वसूला जाएगा। ये जो दुगनी राशि है ना, ये तो ली जाएगी, इसके अलावा पेनल्टी के रूप में, दंड के रूप में उससे ब्याज भी वसूला जाएगा, ठीक है गाइज। इसके लिए बंद पत्र के साथ ही इस बात का भी बंद पत्र प्राप्त किया जाएगा। तो जो बॉन्ड भरेगा ना वो कर्मचारी, तो उस बॉन्ड के साथ ही इस बात का भी उससे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा कि भाई साहब यदि आपने अध्ययन अवकाश के बाद अगर आप सेवा में नहीं लौटे, उससे पहले अगर आपने त्यागपत्र दे दिया या फिर सेवा में लौट तो आए लेकिन बॉन्ड की निर्धारित अवधि में ही अगर आपने त्यागपत्र दे दिया या फिर सरकार ने आपको रिटायरमेंट कर दिया, तो भाई साहब आपको ये जो मैंने बताया ना, ये जो वेतन भत्ता और शुल्क ना, इनका डबल आपसे वसूल लिया जाएगा। क्योंकि आपको ये हम दे चुके हैं, सरकार ने आपको ये वसूला कब जाएगा, क्योंकि सरकार ने इन अधिकारियों को अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान दिया होगा, क्या क्या दिया होगा, अवकाश वेतन, अध्ययन भत्ता, शुल्क, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते दिए होंगे, ठीक है। तो इनका डबल लिया जाएगा, साथ में पेनल्टी के रूप में, दंड के रूप में इनसे ब्याज भी वसूला जाएगा, ठीक है गाइज। यदि किसी अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाए तो उससे भी दंड की राशि उपयुक्तानुसार वसूल की जाएगी। इसी प्रकार अस्थायी कर्मचारी से भी दंड की राशि वसूल कर ली जाएगी यदि उस अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत कर दिया जाए तो, ठीक है गाइज। ये मैंने आपको बता दिया। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज आपको ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें दे रखा है कि नियम 121 के अंतर्गत, नियम 121 के अंतर्गत यानी कि नियम संख्या हमने 121 हमने पढ़ ली, ठीक है। तो उसके अंतर्गत भारत में, ठीक है, या फिर विदेश में, ठीक है, भारत में या फिर विदेश में अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश, ठीक है, या फिर EOL स्वीकृत होने या विदेश में ट्रेनिंग हेतु प्रतिनियुक्त किए जाने पर कर्मचारी को निर्धारित अवधि तक सरकार की सेवा करने का बॉन्ड भरना होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई कर्मचारी है जिसको नियम 121 के अंतर्गत या तो उसको भारत में या फिर विदेश में अध्ययन हेतु उसको अध्ययन अवकाश दे दिया जाए या फिर उसको EOL स्वीकृत कर दिया जाए, ठीक है, या फिर विदेश में ट्रेनिंग हेतु उसको प्रतिनियुक्त यानी कि उसको डेपुटेशन में भेज दिया जाए, तो कर्मचारी को निर्धारित अवधि तक सरकार की सेवा करने का बॉन्ड तो भरना ही होगा, ठीक है गाइज। बॉन्ड के प्रपत्र RSR का जो वॉल्यूम 2 है आपके सिलेबस में, केवल RSR का वॉल्यूम 1 ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन जो बॉन्ड का प्रपत्र होता है ना वो RSR के वॉल्यूम 2 है, उसके परिशिष्ट 18M 18A दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे पता है इस चीज़ का ज़रूर आप कमेंट करोगे कि सर ये आप थोड़ी देर पहले आपने कुछ और बताया था, अभी आप कुछ और बता रहे हो। ऐसा नहीं है गाइज, मैंने आपको पहले बताया था कि RSR के परिशिष्ट 18 में बॉन्ड का प्रारूप दे रखा है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा स्पष्ट दे रखा कि आरएसआर का जो वॉल्यूम सेकंड है ना, वॉल्यूम फर्स्ट नहीं, मैं वॉल्यूम फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, हालांकि आपके सिलेबस में वॉल्यूम फर्स्ट ही है, लेकिन आरएसआर का वॉल्यूम सेकंड भी होता है। और जो आरएसआर का वॉल्यूम सेकंड होता है उसका एक परिशिष्ट है 18 और 18A, ठीक है। दोनों के अंदर ही बॉन्ड का जो प्रपत्र होता है वो दिया गया है, ठीक है गाइज। किसी कॉलेज से शिक्षण स्टाफ का, कोई भी शिक्षण स्टाफ है, कोई भी टीचर है, ठीक है, प्रोफेसर है मान लो, अगर उसका कॉलेज से उसका ट्रांसफ़र राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी में कर दिया जाए, ठीक है, तो उनके द्वारा राजस्थान सरकार की सेवा करने के बॉन्ड के उद्देश्य के लिए यूनिवर्सिटी में की जाने वाली जो सेवा है ना, उसको भी सरकार के अधीन सेवा के रूप में ही माना जाएगा, ठीक है गाइज। ऐसा नहीं है मतलब कॉलेज में कोई प्रोफेसर था, उससे बॉन्ड भरवा लिया और उसका ट्रांसफ़र मान लो बाद में राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी में हो गया, पहले कॉलेज में था, अब उसका ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी में हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उससे नया बॉन्ड भरवाया जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको कंटिन्यू माना जाएगा कि वो अभी मतलब सरकार के अधीन सेवा कर रहा है, ठीक है। तो सरकार के अधीन सेवा के समान ही माना जाएगा अगर यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई भी कॉलेज का प्रोफेसर आता है तो, ठीक है गाइज। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 122 की, जिसमें दे रखा कि परिवीक्षा दिन को अवकाश, जो भी प्रोबेशनर होता है उसको किस प्रकार अवकाश दिया जाएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है गाइज। एक परिवीक्षा दिन कर्मचारी को, जो भी प्रोबेशनर जो कर्मचारी होता है ना, एक परिवीक्षा दिन कर्मचारी को उस पर लागू नियमों के अनुसार, ठीक है, उस पर जो भी नियम लागू है उन नियमों के अनुसार देय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रोबेशनर कर्मचारी है, ठीक है, प्रोबेशनर एम्प्लॉय है, उस पर जो भी उसके सेवा के नियम लागू है उसके अनुसार जो भी उसको अवकाश देय है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं। यदि उसे स्थायी रूप से नियुक्ति हेतु पदस्थापित किया गया है तो दिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। स्थायी रूप से नियुक्ति हेतु मतलब यह है कि उसको बाद में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा, इसका मतलब यह है। तो उस दशा में जो परिवीक्षाधीन जो कर्मचारी होता है उस पर जो भी उसके नियम लागू होंगे, ठीक है, उसकी सेवा के ऊपर जो नियम लागू होंगे तो उन नियमों के अनुसार उसको जो भी देय अवकाश है ना वो स्वीकृत किए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसे स्थायी रूप से नियुक्ति हेतु पदस्थापित किया गया है तो ही उसको ये अवकाश दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं दिए जाएंगे, ठीक है गाइज। यदि किसी कारण से परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव हो, ठीक है, तो उसे किसी भी प्रकार का स्वीकृत अवकाश उस तिथि से आगे नहीं दिया जाना चाहिए जिस तक उसके पूर्व में स्वीकृत अथवा बढ़ाए गए परिवीक्षा काल का समय समाप्त होता है। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई भी परिवीक्षाधीन कर्मचारी है, प्रोबेशनर एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी सेवाओं को समाप्त करने का प्रपोजल आ गया, प्रस्ताव आ गया सरकार से कि भाई साहब अब आप इतने साल की आपको सेवा करवानी थी, ठीक है, और अब आप सेवा से आपको हटाया जाएगा, ठीक है। तो इस दशा में उसका अवकाश कैसे दिया जाएगा? मान लो उस कर्मचारी की सेवा, उसका जो प्रोबेशन काल था, वो परिवीक्षा काल था, वो मान लो 3 वर्ष का था, ठीक है, तो उसको जो भी अवकाश देना है ना वो 3 वर्ष के अंदर अंदर देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि 3 वर्ष तो कंप्लीट हो गए और मान लो उस कर्मचारी का 2 वर्ष तो कंप्लीट हो गया और इसके अलावा 360वां दिन है, मान लो 365 दिन होंगे ना तभी तो 3 साल होंगे भाई, 2 वर्ष तो ये हो गए और 2 वर्ष में अगर हम 365 दिन जोड़ेंगे तभी तो उसके 3 साल होंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो उस कर्मचारी का मान लो उसके नौकरी की जो अवधि थी वो सरकार ने पहले फिक्स कर दी कि आपको 3 वर्ष की सेवा करनी पड़ेगी हमारे अंडर में। तो मान लो उस कर्मचारी की नौकरी होगी 2 वर्ष और 360 दिन की, ठीक है, अब उसके 3 वर्ष में कितने दिन घटे? 5 दिन। अब इस दशा में यानी कि 2 वर्ष और 360 दिन पूरा होने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि इस कर्मचारी को मान लो 20 दिन की छुट्टी दे दी, अवकाश दे दिया, या फिर 50 दिन का अवकाश दे दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको अवकाश इतना ही दिया जाएगा कि उसको 3 वर्ष के भीतर भीतर उसके अवकाशों की जो संख्या है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है गाइज। इसका मतलब ये चीज़ है। तो गाइज हमने अभी ये बात की नियम संख्या 122 की, जिसमें परिवीक्षा दिन को अवकाश कैसे दिया जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये कुछ स्पष्टीकरण है जिसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें बता रखा कि नियम 96 सब क्लोज ख में शिथिलता प्रदान करते हुए यदि किसी अस्थायी कर्मचारी को, यानी कि 96 सब क्लोज ख में पाबंदी लगा रखी है अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश के बारे में, तो उसको आप एक बार जरूर पढ़ना, नियम संख्या 96 सब क्लोज ख को जरूर पढ़ना। तो इसमें यही बता रखा है स्पष्टीकरण में कि नियम 96 सब क्लोज ख में शिथिलता प्रदान करते हुए यदि किसी अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश के साथ में EOLB स्वीकृत कर दिया जाए, ठीक है, एवं यदि वह कर्मचारी सेवा पर लौटे बिना ही पद से त्यागपत्र दे दे या फिर सेवा में लौटने के बाद बॉन्ड की निर्धारित अवधि के दौरान ही त्यागपत्र दे दे,
या फिर सेवानिवृत्त कर दिया जाए तो दंड की राशि उससे किस प्रकार ली जाएगी, किससे, अस्थायी कर्मचारी से। ठीक है गाइज। और अस्थायी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश किस प्रकार दिया गया, 96 नियम 96 सब क्लोज ख में शिथिलता प्रदान करते हुए उसको अध्ययन अवकाश के साथ में ईओएल भी दिया गया था। ठीक है गाइज। तो उसने क्या किया, उस कर्मचारी ने कि वह सेवा पर लौटे बिना ही पद से उसने त्यागपत्र दे दिया, या फिर सेवा में लौटने के बाद बॉन्ड की निर्धारित अवधि के दौरान ही त्यागपत्र दे दिया, या फिर सरकार द्वारा उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाए, तो उस अस्थायी कर्मचारी से दंड की राशि किस प्रकार वसूली की जाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है गाइज। कर्मचारी द्वारा भरे गए बॉन्ड में भी अंकित की जाएगी ये दंड की राशि। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दंड की राशि होगी ना वो कर्मचारी द्वारा भरे गए बॉन्ड में भी अंकित की जाएगी ऑलरेडी, ताकि उसको पता हो कि यदि हमने ऐसा कर दिया तो हमारे से कितने रुपए की वसूली की जा सकती है। ठीक है गाइज। उसको दिया गया अवकाश वेतन की राशि का दुगना उससे ले लिया जाएगा। तो और उसके साथ में कर्मचारी के स्थान पर कार्य करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति पर व्यय का योग, ठीक है, तो इन तीनों का योग उस कर्मचारी से ले लिया जाएगा। यानी कि बॉन्ड में पहले बता दिया जाएगा कि अस्थायी कर्मचारी जी, अगर आप अध्ययन अवकाश के साथ ईओएल ले रहे हो ना, तो भाई साहब आपको बॉन्ड की जो निर्धारित अवधि है ना उसमें वो तो आपको इतनी नौकरी तो आपको करनी पड़ेगी जो बॉन्ड के अंदर आपने लिख दी, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी है उतने साल की नौकरी तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया अस्थायी कर्मचारी जी, ठीक है, तो आपसे भाई साहब अवकाश वेतन का दुगना ले लिया जाएगा। अवकाश वेतन की जो राशि है उसका दुगना आपसे ले लिया जाएगा। साथ में आपकी जगह हम किसी दूसरे को लगाएंगे, क्योंकि आप तो अध्ययन अवकाश के साथ में ईओएल भी लेके कहीं भग गए, मान लो आप सेवा पर आए नहीं, तो हमारे को तो काम करवाना था, किसी दूसरे आदमी को लगाना पड़ेगा आपकी जगह। तो दूसरे आदमी के ऊपर जो खर्चा करेंगे ना वो भी भाई साहब आपसे लिया जाएगा। ठीक है, ये अस्थायी कर्मचारी को बता दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें एक और दे रखा कि उपरोक्त परिस्थितियों में जो हमने ये परिस्थितियां पढ़ी, ठीक है, तो उपरोक्त परिस्थितियों में किसी अस्थायी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बंधपत्र, अस्थायी कर्मचारी द्वारा जो बंधपत्र प्रस्तुत किया जाएगा ना उसका प्रपत्र ग है। ठीक है। तो इसके साथ में किसी 2 ऐसे कर्मचारियों को जमानत संलग्न होनी चाहिए जो उस कर्मचारी जिसे उक्त नियमों में छूट देकर ईओएल स्वीकृत किया जाना है के समान या उसे उच्च पद के हो। ठीक है गाइज। यानी कि जो अस्थायी कर्मचारी है जिसने अध्ययन अवकाश के साथ ईओएल भी उसको स्वीकृत किया गया है नियम 96 सब क्लॉज ख में शिथिलता यानी कि छूट प्रदान करते हुए, तो उससे बंधपत्र के साथ में क्या लिया जाएगा, 2 ऐसे कर्मचारियों की जमानत संलग्न होनी चाहिए। जमानत ली जाएगी उनसे, प्रॉपर्टी वगैरह कागज लिए जाएंगे 2 आदमियों के। ठीक है। लेकिन जो उस कर्मचारी जिसे उक्त नियमों में छूट देकर ईओएल स्वीकृत किया जाना है के समान, ठीक है, वो जो अस्थायी कर्मचारी है ना तो उसके समान होने चाहिए वो 2 कर्मचारी या फिर उससे उच्च पद वाले होने चाहिए। ठीक है गाइज। उनसे दोनों कर्मचारी से उनके जमानत ले ली जाएंगे, प्रॉपर्टी कागज ले ली जाएंगे और उनको बोल दिया जाएगा कि भाई साहब ये अस्थायी कर्मचारी अगर अध्ययन अवकाश के साथ में ईओएल लेता है और उसके बाद में बॉन्ड की निर्धारित अवधि में अगर ये सेवा नहीं करता है तो इससे पैसे ले लिए जाएंगे। ठीक है गाइज। अगर ये पैसा नहीं देता है तो भाई साहब आप दोनों तैयार रहना, आपसे पैसा लिया जाएगा। ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 122 क की। ठीक है गाइज। तो गाइज अब हम बात करेंगे नियम संख्या 122 क की। इसमें बता रखा है, इसमें 3 पॉइंट है मुख्य 122 सब क्लॉज 1, 122 सब क्लॉज 2 और 122 सब क्लॉज 3। तीनों में अलग अलग बात बता रखी है। क्या बात बता रखी है आइए पढ़ते हैं। जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी होता है, ठीक है, तो उसको परिवीक्षा काल की अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं करेगा। ठीक है गाइज। यानी कि कोई भी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो होता है, प्रोबेशनर जो ट्रेनी होता है, ठीक है, तो उसको प्रोबेशन काल यानी कि परिवीक्षा काल की अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नहीं करेगा। ठीक है, उसको कोई अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक है गाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर उसको CL तो मिलती है, कैजुअल लीव तो मिल जाती है। भाई साहब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लें, जो कैजुअल लीव होती है ना, जो आकस्मिक अवकाश होता है, वो अवकाश की परिभाषा में शामिल नहीं माना जाता। सबसे पहले आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि CL यानी कि कैजुअल लीव अवकाश शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है गाइज। दूसरी चीज़ है, जो महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी है ना, उसको नियम 103 और 104 के अनुसार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नियम संख्या 103 में दे रखा है प्रसूति अवकाश, तो 104 का क्या मतलब है ना, सीधी सी बात है ना भाई साहब। जो 104 जो नियम संख्या 104 है ना, उसमें भी प्रसूति अवकाश के बारे में ये दे रखा है कि प्रसूति अवकाश किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर 103 और 104 दोनों को साथ साथ बताया। ठीक है गाइज। यानी कि महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नियम 103 और 104 के अनुसार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अगर इसमें बता दिया कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कौन है, महिला,
ठीक है, यानी कि उसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है, प्रोबेशनर ट्रेनिंग के रूप में हो, ठीक है, तो उस दशा में उसको अवकाश दिया जा सकता है। कौन सा? प्रसूति अवकाश। किस नियम के द्वारा? नियम 103 और 104 के अनुसार। जो पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी है उनको नियम 103 क, ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, आप कन्फ्यूज मत होना। 103 क है, 103 क अलग है, 103 अलग है, 104 अलग है, तो आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी होता है उनको नियम 103 क के अनुसार पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, ठीक है गाइज। जैसे आप में से कोई जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे और उसके बाद में आपका जैसे मान लो प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, आपका प्रोबेशनर ट्रेनिंग के रूप में आप जॉब कर रहे हो, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में, ठीक है, और उस दौरान आपको 2 साल की होती है, आपकी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि 2 साल की होती है, ठीक है, और उस दौरान यदि आपकी पत्नी के बच्चा होता है, संतान होती है, तो आपको भले ही आपका स्थायीकरण नहीं हुआ हो तो आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी आपको 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है, ठीक है, जो कि नियम संख्या 122 क में बता रखा है और नियम संख्या 103 क के अकॉर्डिंग आपको पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है गाइज। ये नियम संख्या 122 क के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें ये 3 चीज दे रखी है। अब हम नियम संख्या 123 की बात करेंगे जिसमें बता रखा है कि शिक्षार्थियों यानी कि अप्रेंटिस को अवकाश किस प्रकार दिया जाएगा। देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कई सारे कमेंट बॉक्स में मैंने मैसेज पढ़े थे। एक तो होता है शिक्षार्थी यानी कि अप्रेंटिस, और एक होता है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, इसका मतलब होता है प्रोबेशनर ट्रेनी, और एक होता है केवल परिवीक्षाधीन। तो इन तीनों का अलग अलग संबंध है, आप इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे और तीनों चीज़ भी अलग अलग है। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 123 की जिसमें बता रखा है कि शिक्षार्थियों यानी कि अप्रेंटिस को अवकाश। शिक्षार्थियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश अस्थायी कर्मचारियों पर लागू शर्तों के आधार पर स्वीकृत किए जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शिक्षार्थी है उनको मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर अवकाश किस प्रकार दिया जाएगा? अस्थायी कर्मचारियों पर जो शर्तें लागू होती है ना उसके आधार पर भी इनको शिक्षार्थियों को अवकाश दिया जा सकता है। ये नियम संख्या 123 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नियम संख्या 124 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि अंशकालीन प्राध्यापकों यानी कि जो पार्ट टाइम जो टीचर होते हैं ना, ठीक है, प्राध्यापक होते हैं अंशकालीन पार्ट टाइम होते हैं, और जो विधि अधिकारी, देखो ये अंशकालीन प्राध्यापक होता है ये किसी संस्था में काम करते हैं, और जो विधि अधिकारी होते हैं ना, ठीक है, ये न्यायालयों के अंदर काम करते हैं, ठीक है गाइज, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और नियम संख्या 124 में बता रखा है कि अंशकालीन प्राध्यापकों एवं विधि अधिकारियों का अवकाश किस प्रकार दिया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में अंशकालीन प्राध्यापकों एवं विधि अधिकारियों को जो वेतन की निश्चित दर पर पद को धारण किए हुए हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन जो पूर्ण समय के लिए राज्य सेवा में नहीं रखे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये जो अंशकालीन प्राध्यापक और जो विधि अधिकारी होते हैं ना इनको निश्चित दर पर पद दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इनको पूर्ण समय के लिए राज्य सेवा में नहीं रखा जाता, ठीक है, तो उन्हें अवकाश निम्न प्रकार स्वीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार स्वीकृत किया जा सकता है आइए अब हम पढ़ते हैं। नियम 124 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि उस संस्था या फिर न्यायालय जिसमें वह प्राध्यापक या फिर विधि अधिकारी कार्यरत है, ठीक है, तो इनका जो विश्राम काल होता है ना इसमें पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विश्राम काल का मैंने आपको बता दिया, जो विश्राम काल की जो अवधि होती है वो सेवा अवधि मानी जाती है और इस दौरान उनको पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाएगा यदि उसके कारण सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यवहार नहीं पड़े, यानी सरकार के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े पैसों का, ठीक है, तो उनको विश्राम काल का जो अवकाश होता है उसको पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जा सकता है। और जो यह अवकाश होता है यह अवकाश अवधि कर्तव्य की अवधि में शामिल होगी, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है गाइज। अब नियम संख्या 124 की बात करें तो इसमें बता रखा है कि 6 वर्ष की सेवा के बाद उसे पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 3 माह का HPL दिया जा सकता है, अधिकतम 3 माह का HPL दिया जा सकता है, ठीक है, पूर्ण सेवा काल के अंदर यदि उसने 6 वर्ष की सेवा कर ली तो, ठीक है गाइज। किसने? अंशकालीन प्राध्यापक हो या फिर विधि अधिकारी हो, उसकी बात हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, नियम संख्या 124 की बात कर रहे हैं। तो नियम संख्या 124 की हमने बात कर ली, नियम संख्या 124 की हमने बात कर ली। अब नियम संख्या 124 की हम बात करेंगे तो इसमें बता रखा है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर किसी एक समय में यानी कि लगातार अधिकतम 2 माह का अर्धवेतन पर अवकाश दिया जा सकेगा, परंतु चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्व में लिए गए अवकाश तथा बाद में चाहे गए अवकाश के बीच 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, यानी कि
किसी अंशकालीन प्राध्यापक या फिर विधि अधिकारी ने अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अगर वो अवकाश लेना चाहता है तो उसको अधिकतम 2 माह का अर्धवेतन पर अवकाश दिया जा सकेगा, ठीक है। और वो वापस वो लेना चाहता है वापस अर्धवेतन अवकाश, तो उसको तभी मिलेगा जब उसने कम से कम 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, ठीक है। यानी कि दोनों अर्धवेतन अवकाशों के बीच में जो वो लेगा अर्धवेतन अवकाश, ठीक है। तो अर्धवेतन अवकाश अगर आज ले लिया तो उसको कम से कम 3 वर्ष की नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में उसको एक समय में अधिकतम 2 माह का अर्धवेतन अवकाश दिया जा सकता है। यानी कि 3 वर्ष की नौकरी उसको करनी पड़ेगी 2 अर्धवेतन अवकाशों के बीच में, ठीक है गाइज। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। उसको लगातार अर्धवेतन पर अवकाश नहीं दिया जाएगा। पहले अगर उसको अर्धवेतन पर अवकाश दे दिया तो बाद में उसको 3 वर्ष की नौकरी करो भैया, उसको नौकरी करवानी पड़ेगी कि भाई साहब आप 3 वर्ष की नौकरी करो। अब उसके बाद में आपको एक समय में अधिकतम 2 माह का अर्धवेतन पर अवकाश दिया जाएगा, ठीक है। तभी दिया जाएगा आपको, अभी तो आप ले लो, ठीक है। और अब इसको पूरा करने के बाद में आपको 3 साल की नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको एक समय में अधिकतम 2 माह का अर्धवेतन पर अवकाश दिया जा सकेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। अब हम नियम संख्या 124 घ की अगर बात करें तो इसमें बता रखा है कि नियम 96 में अंकित जो भी शर्तें हैं ना उसके आधार पर EOL दिया जा सकेगा। तो आप नियम संख्या 96 पढ़ना, ठीक है। उसमें क्या क्या शर्तें अंकित है, ठीक है गाइज। तो वहाँ पर जो नियम जो शर्तें अंकित है उनके आधार पर भी EOL स्वीकृत किया जा सकता है किनको, अंशकालीन प्राध्यापक और विधि अधिकारियों को, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नियम संख्या अगर 125 की बात करें तो इसमें बता रखा कि विभिन्न प्रकार के अवकाशों का संयोजन, यानी कि इसमें बता रखा कि नियम 124 के किसी एक भाग के अंतर्गत दिए जाने वाले अवकाशों को किसी दूसरे भाग के अंतर्गत देय अवकाशों के साथ संयोजित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम संख्या 125 में बता रखा है कि नियम संख्या 125 में ये बता रखा है कि नियम संख्या 124 जो जस्ट हमने अभी पढ़ा, नियम संख्या 124 क, 124 ख, 124 ग, 124 घ, चारों के बारे में हमने पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। तो 125 में यही बता रखा कि नियम 124 के किसी एक भाग के अंतर्गत दिए जाने वाले जो अवकाश होते हैं ना उनको किसी दूसरे भाग के अंतर्गत देय अवकाश जो भी अन्य प्रकार के अवकाश है उसको देय है उनके साथ संयोजित किया जा सकता है, यानी कि उनको कंबाइंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लगातार ले सकते हैं, ठीक है गाइज। नियम संख्या अगर 126 की हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि मानदेय या फिर दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर की गई सेवा द्वारा अर्जित अवकाश, कोई भी कर्मचारी यदि उसको मानदेय यानी कि ऑनरेरियम या फिर दैनिक पारिश्रमिक यानी उसको डेली उसको पैसा दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि जिन कर्मचारियों को डेली उनको बता दिया जाता है कि आपको एक दिन के इतना रुपया मिलेगा, इतना मानदेय मिलेगा या फिर इतना पारिश्रमिक मिलेगा, ठीक है। अगर उनके द्वारा अगर सेवा की जाती है तो उनको किस प्रकार से अवकाश दिया जाएगा उसके बारे में हम नियम संख्या 126 में पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। चलिए पढ़ते हैं। मानदेय या फिर दैनिक पारिश्रमिक कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं ना उनको नियम 124 और 125 के अनुसार अवकाश इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है। किस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि वह कर्मचारी अपने कर्तव्य का संपादन का संतोषजनक प्रबंध कर दे, ठीक है। यानी कि जो भी उसको कर्तव्य दिया गया ना वो उसको अच्छी तरह से उसको पूरा कर दे, ठीक है। तथा इसके कारण सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय का भार ना पड़े, ठीक है। यदि उसको सरकार अगर अवकाश का जो वेतन देती है ना, ठीक है, अवकाश का जो वेतन देती है उसे भी सरकार के ऊपर कोई दबाव ना पड़े, व्यय का भार ना पड़े, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है नियम संख्या 126 में कि मानदेय या फिर दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर की गई सेवा द्वारा अर्जित अवकाश, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि मानदेय या दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मचारी को नियम 124 व 125 के अनुसार अवकाश इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है। उसको अवकाश इस शर्त पर स्वीकृत किया जा सकता है कि भाई साहब वो कर्मचारी ने अपना काम बढ़िया कर लिया, ठीक है, और उसको अवकाश देंगे, अगर सरकार उसको अवकाश देगी तो इससे सरकार पर अतिरिक्त व्यय यानी कि ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है गाइज। नियम 124 ख में वर्णित प्रकृति के अवकाश पर उसका पूरा मानदेय या फिर पारिश्रमिक उसके स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। सीधी सी बात है। नियम 124 ख में हमने पढ़ा था कि 6 वर्ष की सेवा अगर पूर्ण कर लेता है वो प्राध्यापक या फिर विधि अधिकारी, ठीक है, तो उसको पूर्ण सेवा काल में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 3 माह का HPL दिया जा सकता है, ठीक है। तो 6 वर्ष की सेवा उसने यदि कर ली तो अब क्या होगा कि उसके पूर्ण सेवा काल में मैक्सिमम 3 माह का उसको HPL दिया जाएगा। जब वो कर्मचारी 3 महीने तक HPL में रहेगा, HPL पे रहेगा तो किसी और को काम पे लगाया जाएगा। सीधी सी बात है भाई, काम तो रुकेगा नहीं सरकार का। अब उसकी जगह मान लो किसी और को लगा दिया तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है।
पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें यही बता रखा कि नियम 124 ख में वर्णित प्रकृति के अवकाश पर उसका पूरा मानदेय या फिर पारिश्रमिक उसके स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा, उस कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा जो अगर अवकाश लेके घर पे चला गया तो, ठीक है। यानी कि मानदेय या फिर दैनिक पारिश्रमिक आधार पर, ठीक है गाइज। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। यानी कि 124 ख में बता रखा कि जो अंशकालीन प्राध्यापक और जो विधि अधिकारी होते हैं उनको 6 वर्ष की सेवा अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उनको पूर्ण सेवा काल में मैक्सिमम 3 माह का एचपीएल दिया जा सकता है, ठीक है। और 126 में ये हमने पढ़ रहे हैं, ये 126 नियम संख्या 126 ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें बता रखा है कि नियम 124 ख में वर्णित प्रकृति के अवकाश पर उसका पूरा मानदेय या फिर पारिश्रमिक उसके स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। यानी कि जो कर्मचारी जिसके 6 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई और उस कर्मचारी ने यदि 3 महीने का एचपीएल ले लिया तो वो तो एचपीएल लेके कहीं जाएगा, वो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ले लिया होगा या फिर अध्ययन अवकाश के लिए ले लिया होगा, किसी भी प्रकार मान लो उसने ले लिया होगा। अब उसके जगह तो किसी दूसरे को काम करना पड़ेगा ऑफिस के अंदर, तो वो जो दूसरा काम करेगा ना कर्मचारी, उसी को पैसा मिलेगा, इस बाइस आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो छुट्टी पे जा रहा है उसको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 124 रूल 124 ख में ये बता रखा है, ठीक है। और बाकी जो शेष 124 क ग और घ ना में वेतन उसे ही मिलेगा जो कर्मचारी चाहे वो एचपीएल पर जाए, चाहे किसी भी छुट्टी पर जाए, किसी भी अवकाश पर जाए, तो उन दशा में उसी कर्मचारी को पैसा मिलेगा। बाकी 124 ख की अगर हम बात करें तो अगर कर्मचारी की 6 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है और उसके बाद में उसको 3 महीने का एचपीएल दिया जा सकता है संपूर्ण सेवा काल में, ठीक है। यदि वो संपूर्ण सेवा काल में 3 महीने का एचपीएल ले लेता है तो उसकी जगह जिससे काम करवाया जाएगा ना पैसा उसी को मिलेगा, उस छुट्टी पर एचपीएल पर जाने वाले कर्मचारी को नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। तो ये हमारा अध्याय संख्या 11 जिसका नाम है अवकाश विभिन्न प्रकार कंप्लीट होता है। और आपकी एक बहुत बड़ी ये चिंता थी, काफ़ी बड़ा लंबा चैप्टर था और इसमें रूल्स काफ़ी थे, तो वो कंप्लीट हो गया। अब हम जो छोटे छोटे जो चैप्टर बचे हैं उनको फटाफट निपटा के हमारी जीएफ फंडार साथ में इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और इसके बारे में इसके अलावा अगर आपको सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कमेंट करें। कमेंट में आपका देखता रहता हूँ, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तब मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप धैर्य रखें, पेशेंट रखें, घबराएं ना, मैं आपके साथ हूँ। आप बार बार ऐसे परेशान ना रहें, आपके कमेंट देख के मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, ठीक है गाइज। कुछ स्टूडेंट तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, और तो आप इस प्रकार की टेंशन ना लें, अपनी पढ़ाई मस्ती से करें, मैं बना रहूँगा आपके साथ, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।